अब और हम सभी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और स्टॉक मार्केट में सिर्फ हम ही काम नहीं करते बल्कि हमारे जैसे लाखों इन्वेस्टर्स काम करते हैं और लाखों की जगह तो मैं ये कहूंगा पर्टिकुलरली कि 4 करोड़ इन्वेस्टर्स के डीमेट अकाउंट हमारे पास है। लेकिन सभी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। वो एक्सपीरियंस क्या है? मोस्टली 80% केसेस में सेम एक्सपीरियंस होता है। रीजन कि ह्यूमन इमोशंस हमेशा वही रहते हैं जो आज से 300 साल 500 साल पहले थे या 2000 साल पहले थे और अगले 1000 साल बाद में होंगे। रीजन आप समझ लीजिए 1640 के आसपास की बात बता रहा हूँ। ट्यूलिप बल्ब मानिया जब हुआ था उस समय ह्यूमन इमोशन ऐसे ही थे। ऐसा लगता था कि जो ट्यूलिप बल्ब बनाया वो बल्ब वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड को ट्यूलिप बल्ब वहीं से खरीदना होगा और उसमें एक जबरदस्त तेजी आई जो बाद में क्रैश हुआ। साउथ सी क्राइसिस आपने सुना होगा और वो इमोशंस उस समय नहीं बल्कि आज भी वही इमोशंस हैं और वो इमोशंस चाहे आप टेक्नोलॉजी वाइज कितना ही डेवलप कर लें लेकिन ह्यूमन इमोशन नहीं चेंज होंगे। ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि बीइंग ए ह्यूमन इमोशंस होंगे और इसीलिए हम ह्यूमन है क्योंकि हमारे पास इमोशंस हैं और यही इमोशंस जब हमारे इन्वेस्टमेंट में हमें हमारे अगेंस्ट में काम करती है तो हमारे लिए चैलेंजिंग होता है। तो हमें हमारे इन्वेस्टमेंट में किस तरह से काम करते हैं आज हमारे साथ काबरा जी आए हुए हैं और ये काबरा जी से हम जनरल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट की क्या बात कर रहे हैं। ये अपने प्लानिंग के लिए आए हैं, फाइनेंशियल बात करने के लिए आए हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं, लेकिन इनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि ये कैसे अपना इन्वेस्टमेंट करते थे या इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। लर्नेड है, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, टेक्निकल फंडामेंटल सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ क्या क्या रीजन है कि इनका एक्सपीरियंस क्या है हम वही जानते हैं। तो काबरा जी आप बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, अभी तक आप क्या जानते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में? सर मैंने स्टॉक मार्केट 2019 के आसपास चालू किया। मुझे मेरे एक ब्रोकर ने स्टॉक मार्केट से इंट्रोड्यूस करवाया। एक्चुअली में पापा तो स्टॉक मार्केट से में काम करते थे और वो सिर्फ जैसे कन्वेंशनल ब्रोकर्स कॉल देते थे उसी के हिसाब से वो कॉल देते आते थे और उनको सिर्फ अपने ब्रोकरेज से मतलब था। हर दिन कुछ भी एक पटांग कॉल देके कभी पैसा बन जाता था कभी पैसा डूब जाता था लेकिन सामने वाले की ब्रोकरेज बनती थी। तो मेरा भी इंट्रोडक्शन स्टॉक मार्केट से पापा के साथ ही हुआ। जो ब्रोकर था उसके साथ मैं भी मिला, मेरी भी बात हुई। फिर उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, फंडामेंटल्स तो सब कुछ भी नहीं मालूम थे। उन्होंने मेरे को फ्यूचर्स में मेरा सबसे पहला ट्रेड मुंह से हुआ था और वो ट्रेड हुआ था मेरा फ्यूचर्स में। मेरे ख्याल से मैंने फ्यूचर्स में एक दो कॉल शॉप कहना गलत होगा, फ्यूचर्स मैंने उठाया था। मेरे ख्याल से हिंडाल्को का फ्यूचर उठाया था। उसमें क्या हुआ, लॉट साइज होता था 3-4 हजार रुपए का, 2 रुपए बढ़ा 6,000 रुपए जेब में आ गए। 6,000 रुपए जेब में आ गए तो ऐसा लगा बोले सिर्फ मुंह से बोला कि ये स्टॉक ले ले, 2 रुपए आ गए। उसको कॉल आया बोले बढ़िया इतना कितने का फायदा हो रहा है, 6,000 रुपए। ये 2019 की बात है। उस समय आपकी सैलरी क्या हुआ करती थी? सर उस वक्त मेरा खुद का बिजनेस था। ठीक है ना। तो आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं क्या? मैं सर बीटेक हूँ, आईआईटी बीएचयू से हूँ। आईआईटीएन है मतलब इसका मतलब कि इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है। उसके बाद भी फ्यूचर में काम किया पहला काम फ्यूचर से हुआ। देन उसके बाद में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? कुछ भी फ्यूचर्स के बारे में क्या होता है कुछ भी नहीं पता था। उस सिंपल जो पापा के होल्डिंग्स उस पे उसने मार्जिन दे दिया। मार्जिन से पहली कॉल ली 6,000 कमा लिया, दूसरी कॉल ली फिर 1-2 रुपए के डिफरेंस में बेच दिया, फिर वो 5-6,000 8,000 रुपए कमा लिया। फिर उसके बाद एक बार मैंने टाटा मोटर्स का स्टॉक लिया, ऐसे फ्यूचर्स लिया 122 के आसपास था, वो 118 पे गिरा। तो उसमें मुझे लॉट साइज से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 30,000 का नुकसान हुआ। तब मेरे समझ में आया कि यार ये गेम ऐसा नहीं है कि सिंपल आप 2 रुपए के डिफरेंस हो रहा है फ्लक्चुएट होता रहता है मार्केट, सिंपल कहीं भी ले लो कहीं भी सेल कर दो। इसके साथ में मैंने चालू किया था। फिर उसके बाद जब बड़ा झटका लगा टाटा मोटर्स में तब समझ में आया कि इसको समझना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे मैंने फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों सीखे। अच्छा वेरी गुड। कहाँ सीखा आपने फंडामेंटल? क्या सीखा फंडामेंटल? सर ईमानदारी की बात है, कहते तो एक किताबें बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक सोर्सेज होती है, लेकिन मैंने जो मेनली फंडामेंटल्स और टेक्निकल सीखे हैं वो यूट्यूब से सीखे हैं। मेनली मैं टेक्निकल्स पे ही ज्यादा फोकस रखता हूँ। फंडामेंटल्स में पहले देख लिया कि कंपनी की सेल्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। प्रैक्टिकल देखा जाए तो एज ए स्मॉल इन्वेस्टर हम इससे ज्यादा देख नहीं पाते हैं। हम कितनी कंपनी सर्च कर पाएंगे? इसमें सिंपल सा फिल्टर क्या लगा सकते हैं हम लोग? इंडिया में 5-6 हजार लिस्टेड कंपनीज हैं, उसमें से बेस्ट आपको 50 या 100 कंपनी रडार पे रख सकते हो एज एन इंडिविजुअल और स्मॉल इन्वेस्टर। हम एक सिंपल फिल्टर लगाते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी।
यदि हमने ये फिल्टर लगा दिया, उसमें 15%, 17%, 12%, कोई भी एक 17% एवरेज ले लेते हैं, 17% निकाल दिया, तो आप ये मान के चलिएगा सिर्फ 100 कंपनीज आपके रडार पे रह जाएगी। बस उनको 100 को स्टडी करना है। तो यदि हम में से ज्यादातर इन्वेस्टर सिर्फ इस एक फिल्टर को लगा लें, तो ये काम हमारा बहुत आसान हो जाता है। तो इस 100 कंपनी से बाहर हमें जाना नहीं है, और उस बीच में ड्यूरेशन में 2 साल में 1 साल में रोजाना नई न्यूज आएगी टीवी पर, रोजाना नए इन्फ्लुएंसर कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन आपको काम करना है उन 100 कंपनीज में जिसमें आप श्योर हो गए कि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। यदि आपने ये एक डिसीजन ले लिया, तो आप ये मान के चलिए लास्ट 4900 या 5900 कंपनीज आपके वैसे रडार से बाहर हो गई। आप बेस्ट 100 कंपनी में काम करने की सोच रहे हैं। फर्स्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया तो ये हो गया। तो ये आपने जो किया ये बहुत अच्छा किया। प्रैक्टिकली मैं कह रहा हूँ कि वास्तव में एज ए स्मॉल इन्वेस्टर इससे ज्यादा आप स्टडी नहीं कर सकते। 2-4 पॉइंट डेटा और कर सकते हैं जो हमें भी बात कर लेंगे, लेकिन आप कंपनी में जाके विजिट नहीं कर सकते, जैसा कि एक प्रोफेशनल कर सकता है, एक फंड मैनेजर कर सकता है, एक पीएमएस करने वाला कर सकता है। कंपनी के मैनेजमेंट से बात आप नहीं कर सकते। आप अपना ओरिजिनल बिजनेस करेंगे या ये काम करेंगे, ये आपके लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो इतना जो कर रहे हो आप, मुझे लगता है ये काफी है। इसके अलावा और क्या क्या फिल्टर्स आपने यूज किए हैं? सर मैंने और भी चीजें यूट्यूब पे देखी है, और जो भी प्रोग्राम्स बेचने से पहले जो प्रमोशनल चीजें बताते हैं, उससे मैंने सीखा। सबसे पहले मैंने फंडामेंटल्स में सीखा ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में। वो टेक्निकल का पार्ट है। टेक्निकल सॉरी फंडामेंटल्स शब्द गलत बोल गया। टेक्निकल्स में फंडामेंटल में और क्या क्या देखते हैं? फंडामेंटल्स में सर 4-5 चीजें, जैसे कि आपकी सेल्स ग्रोथ हो रही कि नहीं हो रही है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहा है। जो प्रॉफिट्स बढ़ रहा है वो एट द कॉस्ट ऑफ अदर इनकम की आपने कोई जमीन बेच के तो नहीं लिया है। बहुत अच्छा, गुड। प्राइस टू बुक रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, ओके। पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब अगर 10 के आसपास तो बहुत अच्छा है, 30 के आसपास है तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। ऑल्दो ये आपने कैसे जज किया 10 वाला सस्ता है 30 वाला महंगा? प्राइस टू अर्निंग रेशियो बताते हैं कि पी 1 रुपए कमाने के लिए कंपनी को कितना रुपए लगाना, आपको कितना रुपए लगाना है। बिल्कुल ठीक है। तो पी अगर 10 के आसपास बताते हैं तो कंपनी बोलते हैं कि अच्छी रीजनेबल वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। तो ये आपको कैसे इनपुट मिला, कहां से इनपुट मिला? सर यूट्यूब पे मिला। तो ये आपने ये कैसे असेसमेंट कर लिया? ये जो थ्योरी आपने बता रहे हो ना, ये थ्योरी किनकी है? ये बुकिश थ्योरी है, जो आपको कॉलेज में पढ़ाया जाता है कि यदि 2 कंपनीज हैं, एक 10 पी पर है, एक 20 पी पर है, तो 10 वाली सस्ती है तो हमें ये लेना चाहिए। लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ, यहाँ मैं अपग्रेड करना चाहूंगा आपको, ये तरीका बिल्कुल गलत है। आप ये सोचिए, यदि उस कंपनी का एक 10 पी पे चल रही है, दूसरी 20 पी पे चल रही है, जो 10 पी पर है उसमें प्रॉफिट ग्रोथ अगले 1 साल में कुछ नहीं आने वाला, और जो 20 पी पे चल रही है उसमें 200% प्रॉफिट ग्रोथ आने वाला है। तो आप सोचिए कि 1 ईयर डाउन द लाइन कौन सी कंपनी सस्ती होगी? जो आप 1 ईयर डाउन द लाइन जो आप 20 पी पे ले रहे हो, वो 7 पी पे आपको मिल रहा है। सही बात है। और ये तो इसलिए यदि आपने, और दूसरी बात, यदि आप लाइफ में से अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया में से जो हमने 100 स्टॉक्स की जिसकी बात की, उसमें से एक चीज हटा दी कि मुझे हाई पी नहीं लेना है, या 20 पी या 30 पी से ऊपर का स्टॉक नहीं लेना है, तो समझ लो कि आपने नेक्स्ट इन्फोसिस आउट कर दिया है, नेक्स्ट विप्रो आउट कर दिया है, एचडीएफसी बैंक आउट कर दिया है। तो इसलिए ये क्राइटेरिया बिल्कुल रॉन्ग है एज ए प्रैक्टिकल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने भी पता कि बताया था कि जो टेस्ला का पी है वो 1000 के आसपास चलता है। राइट। तो इसका मतलब अच्छी चीज, यू विल नेवर गेट गुड क्वालिटी स्टॉक्स एट चीपर प्राइस। अच्छे स्टॉक नहीं मिलेंगे। स्टॉक्स आर ट्रेडिंग, जितना वो डिजर्व करते हैं उसी पर ट्रेड कर रहे हैं। उन्होंने बताया था कि जो कन्वेंशनल कंपनीज है, जो नॉर्मल कोई प्रोडक्ट बना रही है और सेल्स कर रही है, जो कन्वेंशनल चीजें हैं, तो उनके लिए आप लगा दें। लेकिन जो नेक्स्ट मल्टीबैगर आने वाला है वो पी के क्राइटेरिया से आपको बाहर। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप साइंस बैकग्राउंड से होने के बाद भी जो जितनी नॉलेज आपने मेरे से शेयर की है, वो कॉमर्स वाले से भी ज्यादा नॉलेज है। सर कॉमर्स बैकग्राउंड आपके अंदर लर्निंग वाली चीज होनी चाहिए। आपके अंदर लर्निंग का कीड़ा है तो आप हर जगह से सीख लो। बिल्कुल ठीक है ना। आप बुक से भी सीख लोगे, आपकी वीडियो से भी सीख लूंगा, बस आप सही जगह पे सही लोगों को फॉलो कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद मेरे क्राइटेरिया और है एफआईएस और डीआईएस की होल्डिंग्स देखता हूँ। वेरी गुड। एफआईएस और डीआईएस की होल्डिंग्स अगर आपके पास कांस्टेंट है या बढ़ रही है तो बहुत अच्छी बात है, कम हो रही है तो थोड़ा सा दिक्कत की बात है। रेड फ्लैग हो गया। प्रमोटर की होल्डिंग भी बहुत कम नहीं होनी चाहिए, या अगर प्रमोटर अपना स्टॉक बेच के निकल रहा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एलएनटी में तो प्रमोटर की बिल्कुल होल्डिंग नहीं है, टोटली प्रोफेशनल रन कंपनी है। प्रोफेशनल रन कंपनी है, ठीक है। देखो उसको भी एक अलग से कंसीडर करना चाहिए। अब एक्चुअली बिल्कुल भी आप एफएन बट करके नहीं कर सकते। ये आपको
ब्रेन और शेक पे जाना पड़ेगा। टोटल फिल्टर कंप्यूटर फिल्टर पे नहीं है, कुछ मैनुअली भी आपको देखना होगा, अपनी स्लीव्स ऊपर करनी होगी और देखना पड़ेगा कि क्या हम अदर इससे बाहर भी कुछ दे सकते हैं क्या। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। फंडामेंटल्स के बाद अपन आते हैं टेक्निकल्स पे। ये भी मैंने सीखा कि फंडामेंटली भले से कंपनी अच्छी हो, लेकिन जो फास्टर रेट से पैसा बनेगा वो आपके टेक्निकल्स, और जो टेक्निकल्स में अपन बात करते हैं ब्रेकआउट्स। जो ब्रेकआउट्स में जो पैसा जितनी जल्दी बनता है, मेरे ख्याल से उतनी जल्दी पैसा कहीं भी नहीं बनता है, ऐसा मुझे लगता है। और हाँ, शायद बिल्कुल सही है, परफेक्ट है सर। यदि राइट स्टॉक राइट टाइम पे बाई करेंगे तो आपका पैसा जल्दी आएगा, लेकिन राइट स्टॉक भी यदि रॉन्ग टाइम पे बाई करेंगे, यदि 3 साल पहले आपने एचडीएफसी बैंक लिया होता तो आज भी उसी भाव पर पड़ा है। स्टॉक में कोई कमी नहीं है, लेकिन टाइमिंग गलत हो गई। तो इसलिए टाइमिंग, जो मैं उस कैंप में नहीं हूँ जो कहते हैं कि टाइमिंग, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, स्पेंड टाइम इन द मार्केट। स्पेंड टाइम इज ओके, बट डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। ये प्रॉपर वर्ड नहीं है। यू कैन टाइम इट, मैं पर्सनली मानता हूँ यू कैन टाइम इट, प्रोवाइडेड यू शुड लर्न। साइकिल चलाने से पहले क्या आप कह सकते हैं कि साइकिल चला सकते हैं? नहीं चला सकते, लेकिन यदि प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद में यदि आप साइकिल चलाएंगे तो शायद दोनों हाथ छोड़ के भी साइकिल चला पाएंगे। तो वही इसके साथ है। तो ठीक है, आप बिल्कुल राइट जा रहे हो। इसमें मैं मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस बताता हूँ। लॉकडाउन के टाइम पे एसबीआई 174 के आसपास डाउन तक आ गया था। 174 के बाद 195 के 200 के आसपास इसे ब्रेकआउट दिया था और मेरे कुछ लॉसेस हो भी गए थे। तो मैंने कहा यार एसबीआई एक अच्छा स्टॉक है, तो मैंने उसको 195 के आसपास ले लिया। और बीइंग एन एग्रेसिव कि यार अपने को तो पैसा हाथ में जल्द से जल्द चाहिए, तो मैंने उसमें 200 की कॉल शॉर्ट कर दी थी। कवर्ड कॉल किया था, और कवर्ड कॉल में मैं चाहता था बोले यार पैसा पहले से पड़ा रहेगा। 3 महीने बाद की मैंने कॉल भेजी थी ताकि प्रीमियम मेरे को मोटा मिले। मेरे ख्याल से रफली 20 रुपए का मुझे उसमें प्रीमियम मिला था। 195 का मैंने स्टॉक लिया था, 20 रुपए का प्रीमियम मिल रहा था मेरे को 3 महीने बाद का। 175 का उसका लाइफ टाइम का शायद लो था, 175 के आसपास। मैंने कहा इससे नीचे तो नहीं जाने वाला, एसबीआई का अच्छा स्टॉक है। और मेरे को उस वक्त के आसपास 50-60 हजार के आसपास का नुकसान भी चल रहा था। तो मैंने कहा रिकवर कॉल अपनी चल गई तो अपने तो सारे लॉसेस कवर हो जाएंगे। तो मेरे को उसमें देखा जाए तो कवर कॉल में फायदा तो हो गया। वो स्टॉक अंडरलाइन स्टॉक प्राइस एसबीआई था 195 में मैंने लिया था, और 200 की 3 महीने बाद की कॉल बेची थी। कॉल की प्राइस थी 20,000। वो ठीक है, फिर स्टॉक की प्राइस, एसबीआई की प्राइस फिर लास्ट में क्या हुई मैं बताता हूँ आपको। अच्छा ठीक, 20 रुपए की कॉल थी, 3,000 का लॉट साइज था, तो मोटा-मोटा 60,000 में मेरा रिकवर हो रहा था। तो मैंने कहा यार जितना भी अपने को लॉस हो रहा है वो सारा का सारा कवर हो जाएगा, बाद में देखा जाएगा। अब वो 3 महीने बाद स्टॉक 200 के आसपास गया, 220 के आसपास गया। जो उस वक्त मेरे ब्रेकआउट की नॉलेज नहीं थी। 220 के बाद उसने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था, 225 या 30 के आसपास सीधे गया। और उसके बाद जब वो 3 महीने बाद था तो देखा जाए तो 270 के आसपास जा चुका था। देखा जाए तो ठीक है, मैंने 20 रुपए और 5 रुपए 25 रुपए कमा लिए पर स्टॉक, लेकिन एक्चुअली मैंने कितना खोया नहीं, वो कोई नहीं है। आपने जो कमाया मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था, और आपकी जो स्ट्रेटेजी थी बिल्कुल सही थी। आपको आपका हिस्सा मिल चुका है बाजार में, इससे ज्यादा आपको एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं। आपकी टोटल स्ट्रेटेजी परफेक्ट थी। इसमें एक ही प्रॉब्लम हो सकती थी कि स्टॉक ज्यादा टूट जाता तो क्या होता, तो उस समय उसको आपको मैनेज करना था। अदरवाइज जो आपने किया ना बिल्कुल परफेक्ट किया, और इसके लिए रिग्रेट करोगे तो स्टॉक मार्केट में सिर्फ रिग्रेट ही मिलेगा। क्योंकि सही बात है, कभी हाँ, क्योंकि टॉप, हर इन्वेस्टर चाहता है कि टॉप पे बेचे, लेकिन क्या पॉसिबल है? हमें टॉप पे नहीं बेचना है। हम उस कैंप में भी नहीं है कि भाई लो सेल हाई, हम किस कैंप में? भाई हाई सेल हाई, दैट्स ऑल। इससे ऊपर जाता है तो सामने वाले भी छोड़िए। आपको क्या करना है? एक नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक के लिए आपको सिर्फ चाहिए 30% सालाना रिटर्न 20-30 साल तक। क्या जरूरी है आपको नेक्स्ट मल्टीबैगर ढूंढना, या हर साल 2 रोटेशन 20-20% कैसे कर लें? तो शायद आप नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक की आपको जरूरत नहीं होगी। तो ठीक है, आपकी स्ट्रेटजी थी ना, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन फिर कभी-कभी लगता है बोले बहुत जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अपनी किस्मत सर, तो इसमें मैं एक टेक देना चाहूंगा, वहां तक जा सकते हैं। यदि हमारे बुजुर्ग लोग नहीं मरते तो सारी इंडिया की सेना की ज्यादा सेना हमारी होती। इज इट पॉसिबल? सही बात है। तो ऐसा नहीं है ना, सब कमाने के लिए बैठे हैं, सबके लिए है। ओवरऑल वेल्थ क्रिएट हो रही है। आप इमेजिन कीजिए कि जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तो इंडेक्स 300 था, आज 60,000 से ऊपर है, 70,000 है। 200 टाइम हो गया 35 साल में। इतना टाइम लगता है कि 60,000 का 200 बना रहा है। यदि मैं आपसे सिंपल पूछूं ना
तो सर एक बात बताऊं मैं आपको, आप एक उस फिगर भी बोलने में पहले आप 4 बार सोच रहे हो। हकीकत बात तो ये है। इमीडिएट बताइए आप मुझे अगले 15 सेकंड में कि 60,000 का 200 टाइम कितना हुआ? एक करोड़। कितना हुआ सर? ये तो आपने सुन लिया। जनरली लोग 12 लाख से ज्यादा नहीं बोल पाते हैं, जबकि एक्चुअल में 1 करोड़। अब आप सोचिए अगले 35 साल में 1 करोड़ 20 लाख रुपए इंडेक्स होने वाला है। वेल्थ तो सबकी क्रिएट होनी है। ये जो कहते हैं ना कि एक का लॉस एक का प्रॉफिट, ऐसा कुछ नहीं है बाजार में। बाजार में वेल्थ क्रिएट होती है, उस पीरियड में कुछ लोग लॉस करते हैं, कुछ लोग अर्न करते हैं और कुछ लोग रियल में वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो ये अच्छी बात है ना। यदि 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगा, उस समय आपके बच्चे छोटे छोटे होंगे या बड़े हो चुके होंगे, आपकी आज की हमारी एज में हो चुके होंगे। एक दिन आपका बच्चा का आप पूछोगे बेटे से, बेटे आज बाजार क्या रहा? कहा कुछ नहीं डैडी, आज कोई मूवमेंट ही नहीं था, आधा % ही तेज था। आधा % मतलब 1 करोड़ 20 लाख का 1/2% जितना आज है 60,000। आज मेरे पापा से मैं बात करता हूँ ना, तो पूछते पापा ने पूछा बाजार क्या है? पापा जी कुछ नहीं, 1% टूटा है। कितना टूटा? 600 पॉइंट का। यार हम जब काम करते थे तो इतना इंडेक्स नहीं था जितना तुम रोजाना तोड़ देते हो। तो इसलिए ये वेल्थ तो क्रिएट होनी है। ठीक है, चलो एक और आपको अभी आरईसी का कुछ एक्सपीरियंस बता रहे थे। आरईसी का एक्सपीरियंस बता रहा था। ऐसा था कि मैं अब टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स थोड़े बहुत जान चुका था, और ये भी जान चुका था कि सबसे ज्यादा पैसा अपना ब्रेकआउट से बनता है। और मैं ब्रेकआउट्स खेलने भी लगा था, और मेनली मैंने आरईसी जैसे स्टॉक को आइडेंटिफाई किया था, उस 100 के आसपास ब्रेकआउट दिया था उसने। लेकिन वही वाली बात थी, इमोशन किया सबसे हाई पे, इसको कैसे लिया जाए। तो 100 से मैंने इंतजार किया 120 पे आया। 120 पे आया, 120 पे मैंने लिया। और इसमें यहाँ मैं एक ऐड करना चाहूंगा। ये दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लेना चाहता हूँ कि आपने कहा कि स्टॉक पे मैं क्यों लूं। जरा सोचिए, कोई स्टॉक जो 100 पे चल रहा है उसको 1,000 पे होना है, वो लाइफ टाइम टॉप पे ही चलता रहेगा हमेशा। यदि आपने अपने फिल्टर में से ही हटा दिया कि मैं टॉप वाला स्टॉक नहीं लूंगा, तो समझ लीजिए कि नेक्स्ट बिग विनर आपने आउट कर दिया है। आप बॉटम बायर बन के रह जाएंगे, क्योंकि जिसको 100 से 1000 होना है वो आज 200 होगा, कल 300 होगा, हमेशा टॉप पे चलेगा, 400 होगा, 500 होगा, 1000 होगा, तो आप ले नहीं पाएंगे। इसलिए यदि आपके स्टॉक में, अच्छी क्वालिटी की स्टॉक में कितनी क्वालिटीज हैं, वो हो या नहीं हो, लेकिन एक क्वालिटी हमेशा होगी, 52 वीक हाई पे वो स्टॉक मिलेगा। 100% विनर स्टॉक में क्वालिटी होती है, इसलिए इसको तो हमें लेना है कि सर ये तो लेना ही है हमें। ठीक है सर। 100 पे मैंने लिया, 100 पे मैंने आइडेंटिफाई किया, 120 के आसपास लिया, 120 के आसपास लिया। फिर वो स्टॉक 300 तक गया। अब 300 के बाद वो स्टॉक 250 के आसपास तक। अब 120 पे ले चुके हैं ना। ठीक है, 120 पे लिया और 250 के आसपास वो स्टॉक 300 से टूट गया। 300 तक जाके 250 के आसपास टूट गया। ये भी सीख चुका था कि और नीचे जब आता था अपने को बेच देना चाहिए, रखना नहीं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। वेरी गुड। मैंने 250 पे वो स्टॉक को एग्जिट कर दिया। फिर स्टॉक को एग्जिट करने के बाद वापस उसने ब्रेकआउट दिया, 300 पे ब्रेकआउट दिया, तो इस बार मैंने 302 पे लिया था। ठीक है, 302 पे लिया। फिर वो दो बार मैंने देखा कि 350 पे आके दो बार अटक रहा है, मतलब कंसोलिडेट कर रहा है। गुड, ठीक है ना। 300 का उसका बेस बन गया, 350 का इसका टॉप बन गया। जब 350 का इसका टॉप बन गया, तो इस बार मैंने सोचा इस बार टॉप पे अपन निकाल देते हैं, दोबारा से 300 पे लेंगे। हाँ, दोबारा से 300 पे लेंगे। 350 लेकिन वहां से ब्रेकआउट कर 350 में मैंने तो मान लो 2:30 बजे बेचा होगा ना, उसके बाद सो गया मैं, और उस दिन देखा होगा यार ये तो ब्रेकआउट कर गया 350 के आसपास की प्राइस चली गई। चलो कोई बात नहीं, देखेंगे। वो मैंने कहा चलो अब लेंगे। वो अगले दिन खुला 360 370 पे, 370 पे खुला था। चलो बाद में लेंगे। फिर वो 400, फिर 420 का 450 पहुंच गया। फिर मैंने नेक्स्ट उसको पकड़ा 450 के आसपास। ये देखो कितना बढ़िया है, 300 में बेचने के बाद भी 450 में लेने की हिम्मत रखते हैं, प्रोवाइडेड कि हमें बॉटम पे बाय नहीं करना है, हमें बाय करना है वेयर योर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग राइट इज हाईएस्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग राइट हाईएस्ट का 370 पे थी जब ब्रेकआउट क्लियर कट कर चुका है। क्या 450 में जब आपने लिया, उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद मैंने ले लिया। मैंने अच्छा स्टॉक है, अच्छा पी है, अच्छा प्राइस टू बुक वैल्यू है, अच्छी ग्रोथ है, और कंपनी ऑफ फाइनेंसिंग वाली कंपनीज वैसी बहुत अच्छी चलती है। ठीक है, तो 450 पे लेके बैठ गया, थोड़ा 420 तक आया अभी, और अभी उस स्टॉक की प्राइस 500 है। और शायद मेरा तो मन ये जाने कब निकलूंगा, देखूंगा नहीं इसके प्रॉफिट्स को, जब तक ये अपने कंसोलिडेट होके वापस ब्रेकडाउन नहीं देता है। ठीक है।
कोई आपने ऐसा रूल बना रखा है कि कभी चलो यदि आप राइट हो तब तो आप बेचोगे नहीं बेचोगे डिसीजन ले लोगे कोई दिक्कत नहीं है। यदि रॉन्ग हो कैसे पता लगता है हमें कि जब हमने कोई स्टॉक बाई किया बाई करने के बाद में एक पर्टिकुलर परसेंटेज से ज्यादा टूट जाए तो इस मतलब प्रोबेबिलिटी ये है कि आप रॉन्ग हो सकते हो। तो उस समय आप क्या करते हो? सर देखो मैंने जो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में रहता है जो निकोलस गरबाज वाली चीज थी कि जो ब्रेकआउट्स है गुड ब्रेकआउट है तब आप स्टॉक में एंटर करो और वापस से वो ब्रेकआउट वाले लेवल पे आके रिट्रेस करने के बाद और नीचे आने लग जाए काफी हद तक तो अपने को काफी हद की कोई डेफिनेशन आपने सेट कर दी? सर 10% से नीचे तो नहीं होगा। वेरी गुड। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि यदि आपने सिर्फ इस रूल को फॉलो कर लिया, तीसरे रूल की बात कर रहे हैं हम लोग, इस रूल को फॉलो कर लिया कि आपके अकाउंट में आपके डीमेट में कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं होना चाहिए जो अपने परचेज प्राइस से 10% से ज्यादा नीचे। फर्स्ट इसमें दूसरी चीज ऐड कर लें कि आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में या आपके पोर्टफोलियो में कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस नहीं होना चाहिए। यदि आपने दो रूल फॉलो कर लिए 80% प्रोबेबिलिटी है कि आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर हो करेंगे जो आप फॉलो कर रहे हो। थैंक यू सर। वेरी गुड। आप ही लोगों और भी बहुत सारे यूट्यूब के चैनल्स हैं इनसे सब मैंने चीजें सीखी हैं ऑल्दो मैं बुक्स वगैरह तो नहीं देख पाया। आप सभी के उस एजुकेशन के लिए थैंक यू जो आप लोग फ्री में प्रमोट करते हैं। ठीक है नहीं ये प्रोसेस बिल्कुल ठीक है। और सर देखो जो और कोई इसके अलावा और कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हैं और या मुझसे क्या चाह रहे हैं अभी आप? सर देखो एक्चुअल में तो जो मैंने प्रोसेस देखा है मान लो मेरे को मालूम भी चल गया ब्रेकआउट हो गया लेकिन जो कैपिटल होती है कि मैं 10 लाख रुपए लगाई दूं इसी पर्टिकुलर स्टॉक में तो उन सब में मेरे को अंदर से थोड़ा सा दिक्कत होता है और कितना पैसा डालना चाहिए क्या तो यहाँ ये केस है पोजीशन साइजिंग का जो अभी तक आपको नहीं क्लैरिटी नहीं है आपको। ठीक है ना आप राइट स्टॉक बाय कर रहे हैं फंडामेंटली व्हाट टू बाय इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय फंडामेंटल्स व्हेन टू बाय इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय टेक्निकल्स दोनों काम कर रहे हैं। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस वो भी यूज कर रहे हैं फॉर द पोजीशन साइजिंग आपका कन्विक्शन कितना है और उसके अकॉर्डिंग आप कितने साइज लेते हैं। आपको कन्विक्शन बहुत अच्छा है आप 2% लेंगे पोर्टफोलियो का क्या हो जाएगा और आपका कन्विक्शन कम है लेकिन 15% ले लिया तो हो सकता है कि वहां आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेसफुल पॉजिटिव रिटर्न कम हो जाएगी। तो यहाँ पोजीशन साइजिंग की क्वेश्चन आ गया। ठीक है गुड। तो ये आप जो सोच रहे हैं इस पे यदि आप वर्क करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर की एक और स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है अब मैंने ये सब आइडेंटिफाई कर लिया पहले तो एक दो स्टॉक पे ले लिया। अब आई बात पहले तो लर्निंग वाला प्रोसेस था मेरा ये तो लर्निंग वाला प्रोसेस कुछ 5 से 7 लाख 10 लाख में मैंने कर दिया। अब बात आती है जब अपन 50 लाख या 1 करोड़ रुपए जब अपन अपना पार्क करना चाहे तो किस पे कितना लगाए कितने पे क्या हो और फुल टाइम भी रहना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ मैंने सोचा है कि जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी है और मैंने उसमें से जो आइडेंटिफाई मुझे अच्छा लगता है जो मुझे लगा कि मोमेंटम 200 निफ्टी 200 मोमेंटम 30 वाला और मिड कैप वाला ये ठीक है ये एक अलग हो जाएगा। डायरेक्ट स्टॉक पे बात करना चाहते हैं डायरेक्ट स्टॉक्स में मेरी ख्याल से या मुझसे क्या चाहते हैं ऐसा बस पोर्टफोलियो मैनेज करना कि एक अच्छा और गाइडेंस की म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए कि डायरेक्ट स्टॉक्स में रहना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स का एक अपना फायदा है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। म्यूचुअल फंड्स का अपना एक फायदा है यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक करता हूँ तो एक अमाउंट टैक्स में कटता है। म्यूचुअल फंड अगर मोमेंटम इन्वेस्टिंग करता है जो कि मैंने देखा है 25 से 30% के रिटर्न्स वो भी दे रहे हैं। तो अगर मैं म्यूचुअल फंड्स में लेता हूँ और मैं उन यूनिट्स को रिडीम भी नहीं करता हूँ उन यूनिट्स को रिडीम भी नहीं करता हूँ तो मेरा कंपाउंडिंग और बेटर होती है क्योंकि मेरा उसमें टैक्सेशन का पार्ट नहीं आता है। तो बोलिए उसके बाद जो ये वाली पार्ट है म्यूचुअल फंड से अपन करने के बाद जो मैंने आगे सोचा है म्यूचुअल फंड से करने के बाद उससे अपन लेवरेज सॉरी प्लेज करके मार्जिन ले सकते हैं और मार्जिन से अपन और कैश में पैसे थोड़ा सा डाल के या कैश इक्विवेलेंट में पैसा डाल के लिक्विड बीसी एंड सब में पैसा डाल के ऑप्शन सेलिंग एक बहुत ही दूर की आउट ऑफ द डीप आउट ऑफ द मनी जिसमें अपन देखते हैं जैसे मैं कवर्ड ऑप्शन सेलिंग या फिर नेगेटिव सर देखो अगर डीप आउट ऑफ द मनी कर रहे हो तो एक बार आप रिस्क ले भी सकते हो लेकिन कॉल में या पुट में सर ट्रेंड के हिसाब से ट्रेंड के हिसाब से क्या पुट में भी आप नेगेटिव सेलिंग करना पसंद करोगे? नेगेटिव सेलिंग पुट में वैसे हाँ अगर आप बोलोगे हाँ क्योंकि अगर वो मार्केट नीचे आता तो मेरे पास एक ऑप्शन होता है कि मैं डिलीवरी उठा लूंगा उतना पैसा रखते हो। हाँ रखूंगा। यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगा यदि लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल रहना है पीसफुल रहना है तो नेगेटिव की जगह उसको आप वर्टिकल क्रेडिट बनाएं। वर्टिकल क्रेडिट मींस कि
21,000 का पुट बेच दिया, देन 19,000 का ले लिया, कहीं ना कहीं तो आप मैक्सिमम तो सेव करके चले ना चले, स्टॉक, बहुत क्योंकि अच्छा कब कौन सा स्टॉक पेटीएम बन जाएगा, दीवान हाउसिंग बन जाएगा, यस बैंक बन जाएगा, सत्यम बन जाएगा, सही। पेंटा मीडिया बन जाएगा, आपको नहीं पता। तो इसीलिए मैक्सिमम लॉस आपका वहां कवर करके चलें। तो ये पुट सेलिंग भी एक अच्छा हर महीने रेगुलर इनकम का सोर्स हो सकता है, प्रोवाइडेड आप इसमें रिस्क को मैनेज करके चलें। यहाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है रिस्क मैनेजमेंट की। दूसरी बात मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड की। जनरली इस केस में मैं एक सजेशन देता हूँ कि म्यूचुअल फंड हमेशा आपके पोर्टफोलियो का 50% होना चाहिए। जितनी आप नॉलेज रखते हो उसके बाद में बता रहा हूँ, यदि इतनी नॉलेज नहीं रखते हैं तो शायद ज्यादा होना चाहिए। तो आपके केस में एटलीस्ट 50% होना चाहिए, और आप हर 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल में आप कंपेयर कर लें कि आपका पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है और आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है। यदि आप आउट परफॉर्म कर पा रहे हो और अपना टाइम कितना दे रहे हो, उसके बाद में भी यदि आप आउट परफॉर्म कर पा रहे हो तो आपको इस पर डिसीजन ले सकते हो कि क्या मैं अपना डायरेक्ट इन्वेस्टिंग बढ़ा लूं। लेकिन यदि आप ऑलरेडी बिजनेस या जॉब में हैं, यदि आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब में कर रहे हैं, वहां भी आपकी टाइम चाहिए, यहाँ भी कुछ ना कुछ तो टाइम चाहिए। जो मैं चाहता हूं कि इस तरह के इन्वेस्टर करें, वो चाहता हूं कि वो ऑप्शन में काम नहीं करें, सिर्फ कैश मार्केट में काम करें और इन्वेस्टिंग करें, और उस इन्वेस्टिंग से अपनी वेल्थ क्रिएट करें। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑप्शन में काम करने वाला बड़ा पैसा बनाएगा। कैश इन्वेस्टिंग में बड़ा पैसा बनता है, अच्छा पैसा बनता है, पीसफुली बनता है, बिना स्ट्रेस के बनता है, और उस समय आपके इमोशन आपके बीच में नहीं आएंगे। तो ऐसे में मैं आप चाहूंगा आपके केस में कि आप 50% म्यूचुअल फंड को दीजिए, 50% आप जैसे मैनेज कर रहे हैं वैसे मैनेज कीजिए। जो कुछ आपको इंप्रूवमेंट करना है अपनी स्ट्रेटेजीज में, पोजीशनिंग को, उसको हम अलग से बात कर लेंगे, लेकिन उसको इंप्रूव करने के बाद में आप, मुझे लगता है आप दोनों तरह से काम कर सकते हो। आप इतने मैच्योर इन्वेस्टर हो, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने मैच्योर इन्वेस्टर जो इतना सब लर्न करके भी मेरे पास आए सीखने के लिए। तो मुझे लगता है कि शायद इनमें लर्निंग की जो झील है वो ही इन्हें सक्सेसफुल बना रही है। तो ये बहुत अच्छा कर रहे हो आप। हाँ, जैसे फिर उसमें अपन ने ऑप्शंस वगैरह भेज दिए, उससे अपनी रेगुलर इनकम, क्योंकि वो जो पैसा है, लेट्स से अपन ने 50 लाख अपन 1 करोड़ लिया था ताकि कैलकुलेशन इजी है। 1 करोड़ का अगर अपन म्यूचुअल फंड्स को बाय करके अपन प्लेज कर देते हैं तो उसका 90% 90 लाख अपने को वैसे भी मिल नहीं, जाएगा। 50% मिलेगा इक्विटी के केस में। 50%? हाँ, इक्विटी के केस, इक्विटी म्यूचुअल फंड के केस में 50% आपको मिल जाएगा। चलो 50% मिल गया, चलो 50% मिल गया, 50 लाख हो गया। 50 लाख आपका वहां से आ गया, जिसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ी, और 50 लाख आपने अलग से कैश में डाल करके, और आप 2% अगर, जैसे मैं कल ही फिगर आउट कर रहा था कि निफ्टी की मार्च की मैं अगर पुट बेचता हूँ 20,000 की, जो कि मेरे ख्याल से डीप ऑर्डर की मिल है, 10% करंट मार्केट प्राइस से दूर है, उसमें भी 60,000 के मार्जिन पे मेरे को लगभग 1750 रुपए मिल रहे थे। और यदि उसमें 19,000 का पुट भी बाई कर लो तो 20 का बेच के 19 का बाई कर लो तो, और आप आराम से घर जाके सोच सकते हो। आपका मार्जिन जरूर कम हो जाएगा, एक तो मार्जिन भी कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगा, लेकिन वो काम आप आराम से कर सकते हो। आप उसको इस तरह से सोचो, मैं कहूँगा लॉन्ग रन में आप पीसफुल हो गया। ठीक है। और सेकंड, आपके पास पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो के अगेंस्ट में कवर्ड कॉल बेचते हैं, जैसे निफ्टी बेच दी आपने, ठीक है, आपका 1 करोड़ का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, उसके अगेंस्ट में 25,000 की कॉल बेच दी दिसंबर महीने की, 6 महीने आगे की बेच दी, तो आप प्रीमियम कलेक्ट कर सकते हो और उसको मैनेज कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है, इसको आप कर सकते हो। एक्चुअली नेकेड पुट इसलिए बेची थी कि पैसा थोड़ा ज्यादा मिले, ईमानदारी वो ठीक है, पर एक सेफ्टी बिल्कुल सही बात है। और दूसरी चीज, मैं चाहता था कि मार्केट अगर नीचे आ जाए तो मैं एक अच्छा लमसम डाल दूं, ठीक है, वो आपका ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ओवरऑल अच्छा है। ये लर्निंग एटीट्यूड बता रहा है कि आपका लर्निंग एटीट्यूड है, जहाँ से सीखने को मिले सीखें, और जो काम आप अपने अपने स्टाइल से उसको एकोमोडेट करें तो अच्छी बात है, ये अच्छा कर रहे हो। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि एक अच्छे इन्वेस्टर है, लर्निंग एटीट्यूड के साथ में 80-70% काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। बस सिर्फ और सिर्फ यदि ये अपने 2-3 डिसिप्लिन को ध्यान रखें, नंबर 1 स्टॉप लॉस को सिर्फ एक ही ध्यान रख लें तो 80% प्रोबेबिलिटी है सक्सेसफुल हो जाएंगे। दूसरा, हाई और पी रेशियो पर इतना ध्यान नहीं दें तो अच्छा होगा। और कवर्ड कॉल में या पुट जब भी सेल करते हैं तो हमेशा कवर्ड करें, उसको नेकेड नहीं रखें, तो मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल रहेंगे। तो ये एक अच्छे इन्वेस्टर से आज हमने बात की है। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, जब भी मेरे से कोई इस तरह से मिलने आएंगे तो मैं जरूर आपके साथ इस तरह की बातें शेयर करूंगा, या लाइफ के रियल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। इनका एक एक्सपीरियंस और था, जो फ्रस्ट्रेशन होता है कि जब हमने कोई स्टॉक लिया, लेने के बाद में बेच दिया, उसके बाद भी ऊपर चला गया। सर, ये आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं करना है,
आपका गोल कितना है, लाइफ में कितने लोग कितने काम कर रहे हैं, आपका गोल क्या है? आपको अपनी सैलरी लेनी है, कितनी 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़, जो भी आपकी सैलरी होगी वो मिल जाएगी। बिजनेस कर रहे हो तो उसका भी एक लिमिट है। क्या आप सारे बिजनेस कर सकते हो? क्या मुकेश अंबानी बन सकते हो? वो भी शायद सारे बिजनेस नहीं कर रहा है। तो इसलिए आपको अपना हिस्सा लेकर खुश रहना है। बस इसी बात के साथ मैं आज का वीडियो क्लोज करता हूँ। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।